वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मेरा आप लोगों के साथ पहला लेक्चर है। तो मैं अपने पहले लेक्चर का आगाज़ क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से करूंगी। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, statistics, electronics and other branches of sciences. Matrices also play a vital role in computer sciences. Matrices और determinants जो उनसे है ना, ये दोनों मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में यूज़ होते हैं, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंसेस की और कोई अदर एग्जाम में यूज़ होते हैं। और ये जो उनसे ना कंप्यूटर साइंसेस में भी एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आइडिया कहाँ से आया था? द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वॉज गिवन बाय अर्थर कैले एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं सदी का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नेम था अर्थर कैले। उसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858, जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को 1858 में डेवलप किया था। ठीक है, तो अब इसके बाद है कि अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, उसके लिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, मैंने लिए यहाँ पे कोई 3 मैट्रिसेस लिए हैं। तो बस सिंपल वर्ड्स में ये है कि मैट्रिसेस जो से ना एक अरेंजमेंट होती है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखे हैं ना, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं और ये ब्रैकेट के इर्द गिर्द लिखे हैं, ये कोई एंट्रीज या रियल नंबर्स वगैरह हैं, वो यूज़ हो गए तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, उसी तरह ये बी भी मैट्रिक्स है और एक सी भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रो कौन सी होती है और कॉलम्स कौन से होते हैं? तो रोज वो होती हैं, यानी कि जो लेफ्ट, इजी वर्ड्स में जो लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगी ना वो रोज होती हैं, और जो अप से डाउन की तरफ जाएंगी वो कॉलम्स होते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि द हॉरिजेंटल entries in the horizontal side are called rows and entries in the vertical sides are called columns। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंट्रीज मौजूद है। ये एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो वो क्या होंगी? रोज। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना तब वो क्या कहलाएंगी? कॉलम्स। अब देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ आए, ये रो 1 हो गई, इसको हमने डिनोट कर लिया R1 से। लेफ्ट से राइट की तरफ आए, ये R2 हो गई। अप से डाउन की तरफ आए तो ये C1 यानी कॉलम 1। अप से डाउन की तरफ आए C2, ये कॉलम 2, यानी इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसी तरह बी है, इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कॉलम 1 आ गया, फिर ये दूसरा कॉलम आ गया, फिर ये दो, एक रो ये हो गई, ये रो हो गई और एक रो ये हो गई। इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास C, इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ आए R1 यानी रो 1, लेफ्ट से राइट की तरफ रो 2, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब इसके बाद हमें क्या पता चलना चाहिए कि जो हमारे मैट्रिक्स हैं उनको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है। अल्फ़ाबेट्स जो से होते हैं ना इंग्लिश, उनको हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिख के मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कि कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे 1.2 में। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये हमें ऑर्डर बताता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। इसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2 क्रॉस 2, यानी कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम या फिर रोज बाय कॉलम। अब ये देखें, इसके अंदर कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। कॉलम्स कितनी हैं? 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2 या फिर 3 बाय 2। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3 या फिर 2 बाय 3। ठीक है, ये इसकी एक ब्रीफ सी मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये यूज़ होती हैं, रोज यूज़ होती हैं, कॉलम्स यूज़ होती हैं। अब एंट्रीज जो होती है वो रियल नंबर से ली जाती हैं। ठीक है, और वो सिंपली एक मैट्रिक्स बनाता है। रोज क्या होती हैं? जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं? जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। ऑर्डर क्या होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है,
अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मुलेशन ऑफ collection of real numbers say 0 1 2 3 4 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets square bracket is said to be form a matrix 1 3 4 7 2 0। ठीक है, सिमिलरली 0 1 3 4 इज एन अदर मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, या तो रेक्टेंगुलर कोई अरेंजमेंट होगी या कलेक्शन फॉर्मुलेशन होगी। अरेंजमेंट या फॉर्मुलेशन सेम थिंग है, ठीक है। किसकी होगी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स होते हैं उनकी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और इस तरह ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और इनको इनक्लोज किससे किया जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये कलेक्टिवली मिलके क्या कहलाएंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो कि इस फॉर्म में हो जाएगा। ये एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया गया 1 3 4 7 2 0। सिमिलरली 0 1 3 4 इज एन अदर मैट्रिक्स, ठीक है। अब वही बात जो मैंने आगे बताई थी कि द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ए बी सी की फॉर्म में ये लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब रोज क्या होती हैं हमारी, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। ए हमारा, ये मैंने आगे कॉन्सेप्ट तो आपको दे ही दिया है, लेकिन एक दफ़ा फिर ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको आगे कॉन्सेप्ट दिया है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं वो रोज होती हैं। अब इसके अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ ये जा रही है, पहली लाइन क्या है R1 होगी, दूसरी वाली भी लेफ्ट से राइट की तरफ R2 और तीसरी भी R3, यानी कि इसके अंदर कितनी टोटल रोज हैं, 3 रोज हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट की जाए उनको क्या कहते हैं, रोज। या फिर लेफ्ट टू राइट एंट्रीज आर कॉल्ड रोज, या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जो एंट्रीज होती हैं उनको हम लोग रोज कहते हैं। उसी तरह अब कॉलम की एग्जांपल है, वो क्या है 4 5 6 7 8 9 1 2 9, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ C1, ऊपर से नीचे की तरफ C2, ऊपर से नीचे की तरफ C3। इसमें कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की जाए उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। आर अप टू डाउन एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम्स, या ऊपर से नीचे की तरफ जो एंट्रीज आती हैं उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। अब हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, ठीक है। आपको जैसे पहले बताया था कि एक मैट्रिक्स हमारे पास अगर गिवन हो तो उसके अंदर मौजूद रोज और कॉलम्स के जो नंबर होते हैं ना उनको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड n columns then M is said to be a matrix of order M by n or M cross n, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स M गिवन है, ठीक है, उसकी कितनी रोज है, M रोज हैं, और उसके कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं, ठीक है। और अगर हम लोग, तो फिर हम लोग उसके ऑर्डर को क्या कहेंगे, M इज सेड टू बी दी ऑर्डर ऑफ M रोज है n कॉलम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, M क्रॉस n या फिर रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, ठीक है। यानी कि अब इधर कितनी रोज हैं, m, और कॉलम्स कितने n, तो m क्रॉस n या फिर m बाय n, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या देखना है, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट a एंड b बी 2 मैट्रिसेस, a और b कोई 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है, देन a इज सेड टू बी इक्वल टू b। ए को हम लोग कहेंगे कि वो बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। और कैसे डिनोट किया जाएगा कि ए बी के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ, कब, जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशंस कौन सी हैं, पहली कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर क्या होता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या है कि देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उन मैट्रिसेस के अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है ना वो भी आपस में इक्वल होंगी। यानी पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू के इक्वल होगी, दूसरी वैल्यू पहले मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू के इक्वल होगी, इसी तरह सारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 3 -4 2, पहला मैट्रिक्स हमें a गिवन है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 1 2 + 1
4 -4 आर इक्वल मैट्रिक्स। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं? पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनका ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है? इसमें कितनी रोज हैं? पहली ये रो, दूसरी ये रो। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। अब इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 2। तो पहली तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब पहली वाली वैल्यू देखें ए की, 1 जो था बी के पहली टर्म के इक्वल है ना, तो ये तो इक्वल हो गया। अब 3 2 + 1 के इक्वल होता है क्या? इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 2 + 1 3 के इक्वल होता है, तो 3 3 के इक्वल हो गया। अब -4 है, ये -4 के इक्वल है। 2 है तो ये 4 - 2 के इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है। 4 - 2 किसके इक्वल होता है? 2, तो 2 2 के इक्वल हो गया, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल हो गई और दोनों ए और बी का ऑर्डर भी आपस में इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 जो है ना वो इन डेफिनेशन से सॉल्व होगी, तो वो बताती हूँ, ठीक है। पहले दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो तो सिंपल हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहला जो सा क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑर्डर। हमारे पास ना बुक के ऊपर आप देखेंगे पेज नंबर 4 पे ये सारे तीनों क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना वो लिखा होगा फाइंड ऑर्डर, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना, मैंने आपको ऑर्डर फाइंड करना बता दिया कैसे करते हैं। क्या कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो तो उसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं ये हमें ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। और जो उनसे ऑर्डर होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आप लोग खुद करेंगे। वो क्या है? फाइंड विच मैट्रिसेस आर इक्वल। ये भी आप लोगों ने खुद करना है। बुक के ऊपर आपको लिखे होंगे डिफरेंट कोई 10-12 मैट्रिसेस लिखे होंगे, आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि 2 कंडीशंस फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं दोनों मैट्रिसेस की वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है ये मैं आप लोगों को खुद सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। ये भी इक्वल मैट्रिक्स जैसा ही है। फाइंड वैल्यूज ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। हम लोगों ने ए बी सी डी फाइंड करना है और हमें मैट्रिक्स की कंडीशन क्या गिवन है? a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 2 d, ठीक है। अब देखें इक्वालिटी का साइन है, यानी कि ये अगर मैट्रिक्स ए है और ये अगर मैट्रिक्स बी है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो पहले हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है। तो ये देखें इन दोनों को कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपस में सेम है। आप कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसी कंडीशन को लेके अपनी ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा एज द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो ए + c किसके इक्वल आ गया? ये टर्म किसके इक्वल आई? 0 के। ये टर्म किसके इक्वल आई? -7 के। ये टर्म किसके इक्वल आई? इसके। और ये टर्म किसके इक्वल आई? 2d के। वही हम लोगों ने लिख लिया a + c = 0। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया a + 2b = -7। इक्वेशन 2 का नाम दे दिया c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। अब इसके अंदर 2 वेरिएबल्स यूज थे, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। पहले हम लोग इस वाले से और इस वाले से c और d की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आ गया c - 1 = 3। तो ये माइनस हो रहा था इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो c = 3 + 1, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 वाली जो c की वैल्यू है ना इसको उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट की तो c की जगह पर क्या पुट करना है हम लोगों ने? 4। तो a + 4 = 0। ये 4 यहाँ प्लस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ तो a = -4 आ गया, ठीक है। ये हमारी a की वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में a यूज़ हो रहा था, इस वजह से अब हम लोगों ने वैल्यू ऑफ a को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो a की जगह -4 पुट किया तो -4 + 2b = -7। ये -4 इधर माइनस हो रहा था, ये 4 इधर माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2b = -7 + 4 विच इम्प्लाइज दैट 2b = -3 विच इम्प्लाइज दैट ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 4d - 6 = 2d।
-6 इधर ही रहने दिया, 4d यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 इज इक्वल टू -2d, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 6 इज इक्वल टू 2d और 2d इज इक्वल टू 6, तो 2d 6 के इक्वल है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड किया तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस तरह हम लोगों ने a b c d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो डेफिनेशंस वगैरह वो सारे करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।